जी, तो सभी साथियों का सारे केजे के प्यारे साथियों का मॉक टेस्ट सीरीज में सभी का स्वागत है। साथियों, मैं सौरभ प्रीति आप लोगों के साथ स्वागत करता हूं आपका आज की इस सीरीज में। और जैसे कि हम जानते हैं साथियों की इसी बीच हमारा जो कल का रिजल्ट आया है परसों अजय सर वाला, तो हजार बार गिरे लाख आंधियां उठे वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जी हाँ, अजय सर और हमारे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फाइनल सिलेक्शन इन्होंने दिया है, तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल मोमेंट हम सबके लिए है। इसके अलावा साथियों, केजी ने पूरा किया, ओल्ड लर्नर्स को दिया अपना वादा। महा रिवीजन बैच सभी ओल्ड लर्नर्स के लिए शुरू कर दिया है। और साथ साथ इसके अलावा आप लोग जानते हैं साथियों की जो मॉक टेस्ट है हमारा वो अभी चल रहा है, और 4 AM मेडिटेशन क्लब भी चल रहा है जिसमें कि हम लोग 4 बजे उठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है मेडिटेशन की। आप में से ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ कि जैसे हम देखते हैं यूट्यूब में शॉर्ट्स को देखते रहते हैं, या फिर कई बार स्टेटस चेक करते हैं, या फिर कई बार बिना वजह के भी हम लोग फोन में हुक डाउन रहते हैं। तो ये सारी चीजों से हमारा जो लास्ट का 1 महीना है वो कहीं किल ना हो जाए टाइम। तो अपने टाइम मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए सुबह सुबह 4 बजे मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ। तो साथियों, कोशिश करें, ये सबके लिए फ्री है, अक्रॉस जितने भी आपके सारे साथी हैं उन सबको बता सकते हैं आप। और इसके अलावा मोटिवेशन सेशन, स्मार्ट ट्रिक्स, ये सारी चीजें, प्लस स्पेशल डिस्काउंट फॉर ऑल ओल्ड लर्नर्स जो मॉक टेस्ट में हैं उनके लिए। तो ये एक जो है आपको बताना था। और इसके अलावा LT इंग्लिश मॉक टेस्ट सारे ऑफर्स जो है 20 KJ मॉक टेस्ट प्लस 20 मॉक टेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारी चीजें लगातार हमारी चल रही हैं। तो आई होप सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर होगा हमारा जो है सारी चीजें। तो अब शुरू कर देते हैं हम फटाफट, एक बार ओके कर देंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन सेट नंबर सी हम लोग के सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लेट्स बिगिन इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी। तो आपको नेगेटिव मार्किंग को भी कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो टू whom डिड सरोजनी नायडू राइट एन ओड। सरोजनी नायडू जी ने अपना, आपको आंसर की जो है चैट बॉक्स में नहीं लिखने, अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करना है। टू whom डिड सरोजनी नायडू राइट एन ओड। सरोजनी नायडू जी ने अपना एक ओड किसको संबोधित करते हुए लिखा था। जी, ठीक है। तो 10 सेकेंड्स का टाइम आपके सामने रहेगा। So time over guys, I am telling you the answer. The answer is बी, दैट इज निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो ये जो सरोजनी नायडू ने एक ओड लिखा था वो निजाम ऑफ हैदराबाद को एड्रेस करते हुए लिखा था, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 सेट सी, मॉक टेस्ट सीरीज, केजे मॉक टेस्ट सीरीज, LT इंग्लिश न्यू सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। द नियो क्लासिकल एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन, ठीक है। द नियो क्लासिकल एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो नियो क्लासिकल एज में हमारे सारी चीजों पे एम्फेसिस था, एक चीज को छोड़कर। चलिए जल्दी से लगाएं आंसर। ओके, सो गाइस टाइम ओवर, ठीक है। 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। आंसर इज ए, आउटसाइड नेचर, ठीक है। आउटसाइड नेचर, तो आउटसाइड नेचर जो है वो रोमांटिक एज का एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट था, ठीक है। और हम जानते हैं कि आउटसाइड नेचर यानी कि हिल्स वैलीज, जो ब्यूटी ऑफ नेचर था वो था। और न्यू क्लासिकल एज में ह्यूमन नेचर की बात थी। इसके अलावा इसके जो कुछ इम्पैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एक तो फॉर्मल एस्पेक्ट्स थे, ठीक है। इसके अलावा विट था इसमें, और रीजन भी था, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। What does the word strider refer to? Strider, ठीक है, refer to in A.K. Ramanujan's poem The Striders. The Striders जो A.K. रामानुजन की पोएम थी उसमें जो स्ट्राइडर है वर्ड, इसका मतलब क्या है, ठीक है।
a small water insect, a small bird, a type of fish या a mythological character? जल्दी से आंसर करेंगे. ठीक है. तो टाइम ओवर गाइस. तो आपको आंसर बता रहा हूँ. तो इसका मतलब है स्ट्राइडर्स का अ स्मॉल वाटर इंसेक्ट. अ स्मॉल वाटर इंसेक्ट को इन्होंने रेफर किया था. द स्ट्राइडर्स हम लोग जानते हैं कि रामानुजन की जो है पहली मेजर पोइट्री कलेक्शन था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एलटी इंग्लिश के सिलेबस में. ए रामानुजन एज अ राइटर हैं गाइस. ठीक है. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 क्या कहता है? व्हाट टाइटल इज ऑफन गिवन टू निसिम एजिकल? निसिम एजिकल जी को कौन सा टाइटल ऑफन दिया जाता है? चारों ऑप्शंस केयरफुली पढ़ेंगे. ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. ठीक है. 5 स्टार लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन पे. रिपीट होने के बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस हैं इस क्वेश्चन के. तो आंसर बता रहा हूँ गाइज. आप लोग अपना एक आंसर जरूर मार्क करें. मैंने बताया है कि आज सारे क्वेश्चंस को मार्क नहीं करना है. नेगेटिव वाले क्वेश्चंस आपको अगर लग रहे हैं, जैसे एलटी में आपको पता है 1/4 नेगेटिव है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं. बट आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा. ठीक. कोशिश करें कि 50 क्वेश्चंस में से 80% आप अटेम्प्ट तो करें. 40 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट करें. 10 क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आ रहे उनको आप छोड़ सकते हैं. लास्ट में आपसे मार्किंग पूछूंगा. चलिए आंसर बता रहा हूँ. तो साथियों इसका जो आंसर है वो है, ठीक है, 4th क्वेश्चन का आंसर है गाइस, फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स. एक्चुअली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद जो वर्सेस लिखे गए उसके फादर भी कहे जाते हैं. हम जानते हैं गाइस निसिम एजिकल के बारे में कि ये एक जूइश पोइट हैं और जूइश कम्युनिटी में भी ये बेने इजराइल एक सब कम्युनिटी है जूस की, वहां से आते हैं. और इसके अलावा ये मुंबई पोएट भी कहे गए हैं. मुंबई या बॉम्बे पोएट, इनको ज्यादा अच्छा टाइटल हम बॉम्बे पोएट भी कहते हैं. और सबसे बड़ी बात गाइस इनके बारे में ये है कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री इन इंडियन इंग्लिश, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं. फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं. ठीक है. तो ये और आज आपने ये टाइटल देख लिया कि इनको और क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स. फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स. आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. ठीक है. क्वेश्चन 5 क्या कहता है? ठीक है. क्वेश्चन 5 है, इन लेडी लेजारस बाय सिल्विया प्लाथ, हाउ ऑफन डज द पोएम सजेस्ट द साइकिल ऑफ डेथ एंड कमिंग बैक टू लाइफ अकर्स इन हर लाइफ? इन लेडी लेजारस बाय सिल्विया प्लाथ, हाउ ऑफन डज द पोएम सजेस्ट, ऐसा जो है एक साइकिल दिखाई गई उसमें डेथ और लाइफ की, तो वो साइकिल जो है हर कितने साल बाद रिपीट होती है, ऐसा दिखाया गया है इस कविता में. तो आपको बताना है. जल्दी से आंसर करते हैं. ऑप्शंस हैं एवरी ईयर, एवरी डिकेड, एवरी 5 ईयर या एवरी 2 ईयर्स. ओके सो टेलिंग यू द आंसर गाइस. देखते हैं किसने सही किया. ठीक है. इसका जो आंसर है गाइस, इसका आंसर है बी. एक्चुअली एवरी डिकेड, उसमें वो रिप्रेजेंट करता है कि उसमें वो दिखाती है कि हर
10 साल में, डेकेड मीन्स पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, एवरी 10 ईयर्स दिस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ अकर्स। ठीक है, तो ये सिल्विया प्लाथ टॉपिक से था। विच ऑफ द, बहुत प्यारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स पब्लिश्ड फ्रॉस्ट फर्स्ट पोएम माई बटरफ्लाई। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट पोएट है हमारे एलटी इंग्लिश न्यू सिलेबस में, अमेरिकन में। तो उनकी जो फर्स्ट पोएम थी माई बटरफ्लाई, इसको कौन सी मैगजीन ने पब्लिश किया था? ऐसा क्वेश्चन जो रिस्क लेने के लिए इनकरेज करता है, बट वही तलवार जो बचाती है वो काटती भी है। फटाफट 10 सेकंड का टाइम। ठीक है, आंसर बता रहा हूँ गाइस, प्लीज मार्क कर लीजिए अपने ऑप्शन। तो आंसर है इसका द इंडिपेंडेंट। द इंडिपेंडेंट वो मैगजीन थी जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने अपनी पहली पोम द बटरफ्लाई, सॉरी माई बटरफ्लाई को पब्लिश किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 5 स्टार दिया है इस पर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, which of the which of these writers does not belong to इमेजिस्ट मूवमेंट? इनमें से कौन सा राइटर इमेजिस्ट मूवमेंट को बिलोंग नहीं करता? जल्दी से देखते हैं। एक आंसर आपने लगाना है। ठीक है, तो आंसर बता रहा हूँ गाइस आप लोगों को। तो इनमें से जो राइटर है जो इमेजिस्ट मूवमेंट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, वो राइटर अगर हम बात करें तो वो उसका नाम है जॉन ड्रिंक वाटर। ठीक है, जॉन ड्रिंक वाटर हमारे जो हैं जॉर्जियन पोइट्स में आ जाते हैं, और जॉर्जियन पोइट्स ट्रेडिशनल नेचर पोइट्स थे। ठीक है, और बाकी के जितने भी पोइट्स हैं उनमें तो इसमें बहुत बड़े राइटर ही हैं। ठीक है, इनफैक्ट एजरा पाउंड के मेंटर हैं, चाहो तो लिख लो मेंटर ऑफ एजरा पाउंड। एजरा पाउंड को फादर ऑफ इमेजिज्म कहते हैं, बट उनके भी मेंटर हैं ये, तो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट एजरा पाउंड टीएस एलियट के भी मेंटर है, आपको पता है। तो टीएस एलियट के जो मेंटर हैं एजरा पाउंड, उनके मेंटर हैं टी हुलमे। एफ एस फ्लिंट बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है इसमें, और फोर्ड मैडॉक्स, फोर्ड भी इमेजिज्म में काउंट करते हैं उनको। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। When did the actual rebellion of Easter 1916 start in England, based on which W.B. Yeats wrote the famous poem Easter 1916? So actually Easter 1916 जो रिबेलियन था आयरलैंड में, एग्जैक्ट उसकी डेट क्या थी? डेट पूछिए, 4 ऑप्शंस हैं। ओके, सो टाइम ओवर गाइज। होपफुली आपने एक आंसर किया होगा। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है 24 ऑफ अप्रैल 1916। जी हाँ, 24 ऑफ अप्रैल 1916 मंडे का दिन था, ईस्टर डे था उस दिन, और इसी को ईस्टर 1916 कहा गया, जिस पर ऑब्वियसली डब्ल्यू बी ईट्स ने बहुत फेमस एक जो है एक पोम पोम लिखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज बिलीव टू बी रिटन बाय वॉल्ट विटमैन? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज बिलीव टू बी रिटन बाय वॉल्ट विटमैन? जल्दी से बताएं, अपनी कॉपी में आंसर करें मतलब।
ओके, सो टाइम ओवर गाइज। देखते हैं आप में से कितने लोगों का आंसर सही हुआ है। 10 to 15 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ हर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, काफ़ी ज़्यादा इनके हाई चांसेस हैं आने के। तो गाइज वी नो दैट वॉल्ट व्हिटमैन इज द बार्ड ऑफ अमेरिकन पोइट्री, एंड इन्होंने नॉवल भी लिखा है, बड़ा सरप्राइजिंग होगा कई लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक इंगल। जी हाँ, ये जो है एक नॉवल है, सिटी मिस्ट्री नॉवल कहा गया है इस नॉवल को। आइए फटाफट इस पे कुछ फैक्ट्स। सिटी मिस्ट्री नॉवल कहा गया है इस नॉवल को, और ये जो है 1852 में एनोनिमसली लिखा है इन्होंने, अपना नाम नहीं दिया था इसके साथ। और ये जो है ये नॉवल फिर खो गया था, और फिर बाद में 2017 कुछ ही साल पहले इस नॉवल को रीडिस्कवर किया गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेयर फैक्ट है इनके बारे में। चलिए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वाज सेट अप फॉर हेंचार्ड बाय द बाय द टाउन काउंसिल लेड बाय फारफ्रे। ठीक है, तो हेंचार्ड के लिए टाउन काउंसिल एक बनाई गई थी जिसको फारफ्रे लीड कर रहा था, डोनाल्ड फारफ्रे, और उन्होंने बिजनेस एक सेटअप करके दिया था हेंचार्ड को। तो वो कौन सा बिजनेस था वो बताना है आप। ओके, सो टाइम रनिंग आउट गाइस, लेट्स चेक द आंसर्स। आपको विद इन 15 सेकेंड्स ये डिसीजन भी लेना है कि मुझे अटेम्प्ट करना है कि नहीं, और अटेम्प्ट करना है तो फिर क्या करना है। बिल्कुल टाइम का गेम है, जो सीरियसली इस एक्टिविटी को कर रहे होंगे काफी चीजें सीख रहे होंगे। आइए साथियों बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर है इसका सीड एंड रूट बिजनेस। जी हाँ, सीड एंड रूट बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए जो है टाउन काउंसिल ने जो है इनके लिए एक स्टैब्लिश करके एक बिजनेस इनको सेटअप करके दिया था, और ये चैप्टर 42 में इसका जिक्र है। जी हाँ, बात हो रही है ऑफ कोर्स मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो है नॉवल की, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है नॉवल, जिसमें हेंचार्ड का क्या बताया था मैंने। हेंचार्ड का पहले तो क्या है, फॉल है, ठीक है, फिर क्या है, राइज है, और फिर फॉल है। तीन चीजें बताई थी। फॉल है, पहले तो वो शराब पी के अपनी वाइफ को बेच दे रहा है। फिर राइज है, ठीक है, मेयर बन रहा है, और लेकिन फिर उसका एक ट्रेजिक फॉल है जब वो देखता है कि उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई, और जो उसकी लड़की थी एक्चुअल में वो अब रही नहीं, वो पहले ही मर गई थी। तो फॉल राइज फॉल ऑफ माइकल हेंचार्ड। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्योरली जो है आपका हम कहेंगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया कि व्हेन वाज एमिली डिकिंसन बॉर्न। देखते हैं क्या आप कर रहे हैं इसका आंसर। ठीक है, टाइम ओवर गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो एमिली डिकिंसन को क्या बोला जाता है, नन ऑफ एमहर्स्ट। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशंस भी बता रहा हूँ, की पॉइंट्स आपको नोट करते जाने हैं। AMHERST, नन ऑफ एमहर्स्ट कहा गया इनको। और अमेरिका की एक रिक्लूस पोइटेस हैं, वॉल्ट व्हिटमैन की कंटेम्प्रेरी हैं, बट अपनी बहुत ही पर्सनल डायरीज में लिखती थी। और मैंने ये भी बताया था कि अपनी डायरीज को ये बहुत सजा के उनमें फ्लावर्स, शी वॉज एक्चुअली अ गार्डनर, अ वेरी वेल नोन गार्डनर ऑफ दैट at that, and she used to keep the the rare flowers in her diaries, and then she used to write poems. So she was actually a very, you can say, uh, recluse and very person who would never publish her poetry, but it's after her death that her poems were mainly published. So आंसर गाइज, आंसर देख रहे हैं हम लोग, तो 11th का आंसर है, आपको याद कर लेनी है डेट। जिनको याद थी वो ठीक है, 10th of December 1830। 10th of December 1830। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए ग्रामर भी आने लग गया है।
तो देखेंगे सारे बच्चे, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सेंटेंस आपको दिया है, इफ वी इरेडिकेट करप्शन ओनली देन इंडिया कैन बिकम इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री। 4 ऑप्शंस, जल्दी से पढ़िए। चलिए आंसर बता रहा हूँ गाइस, होपफुली आपने अभी तक का कर दिया होगा। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, इसका आंसर है बी एक्चुअली। अनलेस वी इरेडिकेट करप्शन इंडिया कैन नॉट बिकम पावर इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री। जब अनलेस होता है तो उसके साथ नॉट नहीं लगाते हम, और यहाँ पर फिर नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना था हमें, मीनिंग को चेंज नहीं करना था। फिलहाल आप आंसर नोट कर लें इसका, किसी को कोई डाउट होगा कुछ होगा तो वो पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, द इमोशनल कंटेंट ऑफ अ वर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, द इमोशनल कंटेंट ऑफ अ वर्ड कैन बी कॉल्ड एज। किसी भी वर्ड का जो इमोशनल कंटेंट होता है उसको क्या कहते हैं? डेनोटेशन, एनाफोरा, कॉनोटेशन या लेक्सिस? फटाफट आंसर्स। ठीक है, टाइम ओवर गाइस। आंसर बता रहा हूं, तो इसका आंसर है, जब भी हम इमोशनल कंटेंट की बात करें तो यानी कि वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू द इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, एंड द डायरेक्ट मीनिंग इज डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डेनोटेशन, एंड इनडायरेक्ट मीनिंग इज कॉनोटेशन। सो द आंसर इज सी, राइट। एनाफोरा इज रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन सक्सेसिव क्लॉसेस, बता रखा था ये। और लेक्सिस एक्चुअली वर्ड्स को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। सिंपल सा वन लाइनर है, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन मर्डर इन कैथेड्रल? मर्डर इन कैथेड्रल है बाय टी एस एलियट, ऑफ कोर्स। कितने एक्ट्स हैं इसमें? जल्दी से आंसर। ओके, टाइम ओवर गाइस। सो द आंसर इज 14th का आंसर है गाइस डी। ओके, so there are two acts in Murder in Cathedral. Murder in Cathedral as a play was published, performed in the year 1935. The play is also known as Miracle Play. Sorry, Miracle Play is a play which is based on the lives of saints. Okay, and we know that this play is based on the life of the Saint Thomas Becket. Saint Thomas Becket. The play also is known for the revival of you can say poetic blank verse. Okay, it's a poetic tragedy,
and T.S. Eliot extensively used the Elizabethan trick of using blank verse in the drama. So it's a revival of poetic blank verse display. The play also has famous characters, four tempters, which are actually nothing but the personification of the inner voices of, you can say, of Saint Thomas Becket. So this is a very important short snapshot of the play Murder in the Cathedral. Right. So moving on. ठीक है, आ जाओ. Question number 15. Why is climax important in a plot? ठीक है, तो why is climax important in a plot? Question 15 में आओ फटाफट जल्दी से. Okay, so very interesting question this one, and the guys, the answer is the climax is important. They are asking the question that why is climax important? So the word is important is very key word here. So it is important because in climax only the conflict is faced, and then not only faced but it is also conquered. So C is the correct answer. Conflict is faced and conquered. That is why क्लाइमेक्स इज इम्पोर्टेंट. क्लाइमेक्स में कॉन्फ्लिक्ट को फेस ही नहीं किया जाता, उसको कॉन्कर भी करा जाता है. ठीक है. क्वेश्चन 16. इन द फर्स्ट section of the poem The Lotus Eaters, the poet employs which poetic form? The Lotus Eaters में poet कौन सी poetic form का use करता है, especially first section of the poem? Okay, so time over, guys. Time over. So let's see. The correct answer to this question is actually the initial section of the poem is written in, you can say, Spenserian stanza. So, guys, what is Spenserian stanza? It is a 9-line stanza where the first 8 lines are जो है divided into, or first 8 lines are written in iambic pentameter, and the last line of Spenserian stanza is iambic hexameter. Okay, iambic hexameter. I am writing it here, iambic, and that is hexameter. Okay, this iambic hexameter is also called as sometimes as Alexandrine. It's also called as, I am writing it here, Alexandrine. So the last line of Spenserian stanza is often asked. It is called as Alexandrine. So the Lotus Eaters, actually this poem was written in 1832. It was published also in 1832, and later on it was revised and published again in 1842. Okay, where Tennyson actually, this poem is based on the trip to Spain with his close friend Arthur Hallam, and the poem is all about the, you can say, it encourages the use of, you can say, rest and relaxation, and as a group of sea mariners who upon eating the lotus they are put into a state of trance, and they feel as if they should rest there for a while. So the poem is actually supporting the cause of rest, टेकिंग रेस्ट इन अ लाइफ. ठीक है, सो ये है इसमें. चलिए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं. विच पोम ऑफ सिल्विया प्लाथ एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ पेटर्नल ऑपरेशन एंड होलोकास्ट इमेजरी? पेटर्नल ऑपरेशन एंड होलोकास्ट इमेजरी. क्वेश्चन नंबर 17.
Okay, so time is over for this question. So, guys, the answer to this question is we know that Sylvia Plath wrote a poem which is actually based on his tough relationship, her tough relationship with her father, and the word paternal also represents the, you can say, the male-dominated kind of system. So, the answer is the poem Daddy. It's a very important question, guys. Daddy poem written by Sylvia Plath. Okay, and yeah. The poem Daddy has 80 lines and it is considered as one of the representative poems of the confessional poetess Sylvia Plath, and it is divided into 16 stanzas. Please make notes of all these things. 16 stanzas of 5 lines each. Okay, and the poem is known for, you can say, for a very, you can say, what should I say, negative portrayal of her father. And her father was a German, and we know that the poem actually was also about Holocaust. Holocaust is, you can say, the bombing by the Germans during the Second World War. Okay, so question number 18 is Dash is the biblical character that appears in Keats' Ode to Nightingale. So, which is the biblical character that appears in Keats' Ode to the Nightingale? Very interesting question. Okay, so time over, guys. Let's see how many of you are getting it right. So the answer is Ruth. Ruth is the biblical character that was, you can say, alluded in this very famous poem of John Keats. The poem was written in the garden at Hampstead under a Pullum tree. In the garden at Hampstead, 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 London. Okay, and it is believed that there was a Pullum tree, a beautiful Pullum, Plum, Pullum tree, under which he wrote this poem. The poem is considered as one of the 6 great odes that Keats wrote in 1819. It was published in a magazine called as Annals of the Fine Arts. This poem was published in a magazine called as Annals of the Fine Arts. It is considered as the most important example of Keats' negative capability. Okay, so right, who wrote some mute inglorious Milton? Here may rest. Who wrote this line? Some mute inglorious Milton. Here may rest. Very interesting line. Question number 19. Okay, so I'm telling you the answer, guys. The answer is very important. The answer actually is Thomas Gray. Thomas Gray wrote it in elegy written in a country churchyard. In this very famous impersonal elegy in a country churchyard, he referred to Milton in this poem. Okay, and in terms of figures of speech, some mute, inglorious Milton. So actually, he is undermining the importance of Milton. So we can say that it is just opposite of hyperbole. We can say that it is understatement. Okay, so that is the figure of speech also. All right. Moving on, question number 20. So what do you mean by diction? What do you mean by diction? Very important question.
Okay, so that is it. I am telling you the answer now. So the answer is choice of words. Diction refers to choice of words, usually in a poem, but if we are given with this much of option, we will choose this much only. It does not refer to choice of rhymes and rhythms. Figures of speech का यूज डिक्शन को नहीं कहते हैं, rhetorical language नहीं है, ठीक है? तो choice of words को हम diction कहते हैं. किसने बोला है भाई poetry is the best words in best order? Poetry is the best words in best order. डिक्शन पे सबसे फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? तो आंसर है कोलरिज. किसने बोला है? कोलरिज ने बोला है. पोइट्री इज बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर बाय कोलरिज. एक एक क्वेश्चन आपको बहुत मेहनत से क्रिएट किया है मैंने, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको हर क्वेश्चन पे और भी जो एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ ना मैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. चलिए आइए बढ़ते चलते हैं धीरे धीरे. व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट इल्यूजन? इल्यूजन के बारे में इनमें से क्या इनकरेक्ट है? क्वेश्चन 21, फटाफट देखिए. तो साथियों आंसर बता रहा हूँ. एक्चुअली एल्यूजन के बारे में इनकरेक्ट क्या है आपने मार्क कर लिया होगा. देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी, सही बात है. रेफरेंस ऑफ अदर वर्क्स भी सही है. इनडायरेक्ट हिंट्स को भी एल्यूजन कहते हैं, बट इट इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट, ये जो है इनकरेक्ट है. तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा कि इट इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज इनकरेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन 22 में आइए. इन विच ईयर कमला दास वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज? जल्दी से देखते हैं. In which year Kamala Das was nominated for the Nobel Prize? ठीक है, आंसर बता रहा हूँ, आंसर मार्क कर लीजिए. ठीक है, तो आंसर है गाइस, इसका आंसर है 1984. 1984 is the year when she was nominated for the Nobel Prize. Of course, she could not get it. There is one more info about her, is that she fought for the election of member of parliament, although she lost it, but that is the point. In which letter of the authors did Spencer mention that the fairy queen is cloudily enwrapped in allegorical devices? देखो, स्पेंसर ने यहाँ पर, स्पेंसर की स्पेलिंग में SPENSER होगा, ठीक है? जो स्पेंसर है, उन्होंने फेरी क्वीन जब लिखा था, तो उन्होंने अपने कौन से लेटर ऑफ द ऑथर में ये कहा था कि इट इज क्लाउडली एनरैप्ड. एनरैप्ड मतलब लिपटी हुई है. एलेगोरिकल डिवाइसेस, बहुत सारे एलेगोरिकल डिवाइसेस में इसको क्लाउड किया है मैंने. बहुत अच्छा क्वेश्चन, फटाफट आंसर कर दो. चलो भाई, आंसर बता रहा हूँ गाइस, देखते हैं कौन सही कर रहा है इसका आंसर. इसका आंसर है ए, लेटर टू वॉल्टर रॉले. एक्चुअली वॉल्टर रॉले को इन्होंने एक लेटर लिखा था, उसमें इन्होंने एक कोट किया था. हम जानते हैं कि फेरी क्वीन, इन्होंने जो है इस पर भी एक डिवाइडेड ओपिनियन है कि इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट करी कि फिलिप सिडनी को. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है. तो आप देखेंगे कि फेरी क्वीन जो है, उसके लेटर में तो इन्होंने फिलिप सिडनी लिखा है, सॉरी प्रीफेस में, लेटर नहीं प्रीफेस में, बट एक्चुअली क्वीन एलिजाबेथ को इन्होंने विद इन द टेक्स्ट बोला है कि मैंने क्वीन एलिजाबेथ को भी ये डेडिकेट करा है. तो दोनों आंसर सही हो जाते हैं इसमें. बट ये वाला जो लेटर ऑफ द ऑथर जो पूछा गया है कोटेशन के साथ, ये इन्होंने वॉल्टर रॉले को लिखा था. ठीक है जी. आइडेंटिफाई द जॉन कीट्स पोम recognized as a catalog of imagery. Recognized as catalog of imagery.
24। चलिए, डन फॉर द मोमेंट। आप देखते हैं, हम इसका आंसर बता रहा हूँ गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है टू ऑटम। टू ऑटम टिक कर देंगे सारे बच्चे, हाईलाइट कर देंगे, अगर सही है तो उस पर मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, 25। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर टिपिकली इन ईच लाइन ऑफ अ शेक्सपियरियन सनेट? शेक्सपियरियन सनेट की हर लाइन में टिपिकली, टिपिकली मींस यूजुअली, कितने सिलेबल्स होते हैं? ओके, टाइम ओवर गाइस, टाइम ओवर। ठीक है, हर कोई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे जरूर, तो मार्क कर ले आंसर्स। जो लोग वीडियोस वगैरह में देख रहे हैं रिकॉर्डिंग में बाद में, तो पॉज कर लें। तो आंसर बता रहा हूँ इसका, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। एक्चुअली एक शेक्सपियरियन सनेट में क्या होता है, इयाम्बिक पेंटामीटर होता है, और इयाम्बिक पेंटामीटर हम अगर बात करें तो हमें पता ही है कि हर लाइन में कितने सिलेबस होते हैं। पेंटा मीन्स 5 पेयर्स, और इयाम में 2, तो 2 into 5, तो हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, तो 10 किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। How much money Raju offers to the barber for guessing his crime for which he was incarcerated? Incarcerated मतलब जिस पर उसको चार्ज लगा। ठीक है, जल्दी से देखिए। ओके, सो गाइस, टाइम ओवर हो रहा है इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर है 4 अन्नास। 4 अन्नास वो देता है बार्बर को, तब अन्नास चलते थे। हम जानते हैं साथियों, ये है आपका द गाइड नॉवल से, और द गाइड नॉवल 1958 में छपा है भाई, और 1960 में इसको पहला फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश जो है इस नॉवल को मिला है। इस नॉवल पर बहुत फेमस जो है देवानंद स्टारर मूवी भी बनी है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। द फर्स्ट इंग्लिशमैन हु रोट डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्टडीज इन रेनेसा वॉज? बहुत प्यारा क्वेश्चन। सोचिए सोचिए जल्दी से। चलिए गाइस, टाइम ओवर आपका। तो इसमें देख रहे हैं हम, क्वेश्चन 27 का आंसर है एक्चुअली टॉमस मोर, जिन्होंने यूटोपिया लिखा था, वो ग्रीक इन्फ्लुएंसेस में थे।
हालांकि यूटोपिया लातिन में लिखा, बट फर्स्ट इंग्लिशमैन थे जो कि रिनेसा से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस थे। अगर आपको पता होगा कि थॉमस मोर का यूटोपिया भी 1516 में आ गया था, जो कि इन लोगों से काफी पहले था, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस मार्लो, स्पेंसर और बेकन एलिजाबेथन एज के। चलिए क्वेश्चन 28, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। चार ऑप्शंस हैं, वॉज, आर, हैव बीन, इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन ग्रामर का। ठीक है, टाइम ओवर कर रहे हैं गाइस, फटाफट आंसर कर दिया होगा आपने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एवरी बॉय एंड गर्ल कह रहा है, तो जब ईच एवरी इस तरह के इनडेफिनेट सब्जेक्ट्स आते हैं तो हमें पता है कि हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। अब सिंगुलर में हम देखें कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, वॉज और इज। ठीक है, हैव बीन तो प्लूरल हो गया और आर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। बट यहाँ पर इसने टुडे भी दिया है, तो टुडे दिया है तो वॉज नहीं होगा, इसीलिए हम आंसर क्या करेंगे, इज। Every boy and girl is present in the class today. Is present in the class today. Question 29. What was the name of Raju father's shop? राजू के फादर की जो शॉप थी उसका क्या नाम था? ठीक है, तो आंसर बता रहा हूँ गाइस, इसका आंसर क्या है? द नेम ऑफ द राजू's फादर्स शॉप वाज द हट शॉप। ठीक है, हट शॉप था इसका नाम। तो ये आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, Which poem was written by Browning in the memory of his wife? ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ की मेमोरी में कौन सी पोम लिखी? ओके, टाइम ओवर गाइस। तो अपनी वाइफ की मेमोरी में उन्होंने जो पोम लिखी थी वो प्रोस्पीस या प्रोस्पाइस थी। प्रोस्पाइस थी, ठीक है। और ये प्रोस्पाइस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहता है कि आई एम एवर फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट इन द लास्ट। ठीक है, और प्रोस्पाइस का मीनिंग पूछा गया है कई बार, तो उसका मीनिंग होता है टू लुक फॉरवर्ड। प्रोस्पाइस का मीनिंग होता है टू लुक फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स अपनी वाइफ की डेथ के बाद वो लाइफ में आगे क्या है उनके लिए, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डेथ व्हेन ही, अच्छा सॉरी, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डेथ व्हिच ही इज एक्सपेक्टिंग, एंड द पोम वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1864। 1864। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, पिक द ऑड वन आउट। पिक द ऑड वन आउट। ऑप्शंस हैं हुब्रिस, एसिनडिटिन, एम्पैथी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। इन चारों में ऑड वन आउट करना है, जल्दी से करिए, देखते हैं कौन पकड़ रहा है। ऑलमोस्ट टाइम गेटिंग ओवर। ठीक है, आंसर बता रहा हूँ गाइस। एक्चुअली इसमें जो ऑड वन आउट में इन चारों में से ये लगभग जो बाकी के तीन हैं ये एक तरीके से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, और हुब्रिस जो है ये एक टाइप ऑफ कैथारसिस है। हुब्रिस इज अ टाइप ऑफ कैथारसिस। ठीक है, हुब्रिस रेफर्स टू एक्सेसिव प्राइड।
किंग लियर में था ना एक्सेसिव प्राइड, ठीक है। बाकी एसेंडिटन जो होता है, एसेंडिटन ये क्या होता है आपका, जिसमें हम जो है जिसमें हम कंजंक्शंस को हटा देते हैं, अवॉइड कंजंक्शंस, ठीक है। कंजंक्शंस को हटा के जब लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसेंडिटन। एम्पैथी आपको पता है टाइप ऑफ पोइटिक अप्रोच भी है। वैसे भी एम्पैथी जो है एक हम कह सकते हैं एक टाइप ऑफ कंपैशन को कहते हैं हम, कंपैशनेट अप्रोच होता है, सहृदय, अच्छे हृदय वाला। और ट्रांसफर्ड एपिथेट आपको पता ही है, जब हम किसी एडजेक्टिव को ओरिजिनल जगह से हटा के किसी दूसरी जगह पे लगाते हैं, जैसे मैंने बताया वेरी वे, बहुत फेमस एग्जांपल बार बार आ रहा है, वेरी वे, स्लीपलेस नाइट्स, इस तरीके के एग्जांपल्स को हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। तो ये तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच थी, और लेकिन हुब्रिस क्या है आपका, एक कैथारसिस का एग्जांपल है, ठीक है। तो ए इज द आंसर। क्वेश्चन 32 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिरिकल पोइट्री। जल्दी से करें आंसर, लिरिकल पोइट्री का कौन सा एग्जांपल है। ठीक है गाइस, आंसर बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, मार्क कर लिया होगा आपने। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। यस गाइस, दिस इज अ शॉर्ट पोम, इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट and it is a very beautiful nature lyric highlighting the role of duty uh, for a man who is trapped in the materialistic pleasures, right? ठीक है। इसकी लास्ट की लाइन आइकॉनिक है, जिसमें हम बोलते हैं, ठीक है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव सम promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. These lines coincidentally were also found on the table of the great Jawaharlal Nehru when he passed away. Now, the last ride together is actually an example of a dramatic monologue. It is written, of course, by Robert Browning. Okay, and Morty Arthur, we know it is written by Mallory, and also it is written by, you can say, Tennyson. It is actually a romance. It is not a lyric, it's a long poem. Lyric is a short poem expressing a single idea. And Rhyme of the Ancient Mariner, we know, is a ballet. It is written by Coleridge. Okay. Select the correct antonym of foremost. Foremost का correct antonym बताना है, antonym. चलिए, आंसर बता रहा हूँ गाइस, आंसर है इसका, एक्चुअली इसका आंसर है, हमें एग्जैक्ट एंटोनिम बताना है, तो इसका आंसर है अनइम्पॉर्टेंट। फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसका मतलब। फॉरमोस्ट के दो तीन मतलब होते हैं, एक फॉरमोस्ट का मतलब ये भी होता है कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा, तो वो उस सेंस में मैच्योर इसका क्या है, सिनोनिम कह सकते हैं हम इसको। अटमोस्ट भी इसका क्या है, सिनोनिम कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। और डिस्पोज का मतलब क्या होता है, डिस्पोज का मतलब विलिंग, विलिंग। तो ये इसका एक्चुअली में एंटोनिम नहीं है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या है आपका, अनइम्पॉर्टेंट, क्योंकि फॉरमोस्ट का एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 34, कैटास्ट्रॉफी मीन्स, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रोफ नहीं पढ़ेंगे, कैटास्ट्रॉफी पढ़ेंगे। हम्म,
जल्दी से चारों ऑप्शंस को पढ़ के फटाफट कर डालें। तो गाइस आंसर बता रहा हूँ, उसका आंसर है कैटास्ट्रॉफी का एक्चुअल मतलब होता है, हम देखते हैं कि देखिए कैटास्ट्रॉफी में एंड तो ट्रेजिक ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन इसका सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ड्रामेटिक इवेंट्स का ट्रेजिक एंड होगा, ट्रेजिक कॉमिकल तो होगा ही नहीं एंड। और दूसरा ड्रामेटिक एंडिंग, ये वाला ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है, ट्रेजिक इवेंट का ड्रामेटिक एंडिंग नहीं है, बल्कि उल्टा लिख दिया इसने। हम कहेंगे ड्रामेटिक इवेंट का ट्रेजिक एंडिंग है, क्योंकि ड्रामा में होता है कैटास्ट्रॉफी, ट्रेजेडी में ही होता है जनरली। मैंने ये भी बताया था कैटास्ट्रॉफी हमेशा ट्रेजेडी में ही होता है, ठीक है। और ट्रेजिक एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी, कॉमेडी की ट्रेजिक एंडिंग तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आइए, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द राइवल पोएट ऑफ शेक्सपियरियन सनेट्स? शेक्सपियर के सनेट्स का राइवल पोएट, 5 स्टार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है सनेट टॉपिक से, जल्दी से करो। तो गाइस आंसर बता रहा हूँ, देखिए इसका जो आंसर है 35 का ना, आपने मार्क कर लिया होगा, मैं अब आंसर बता रहा हूँ। 35 का आंसर है एक्चुअली चैपमैन। चैपमैन ने भी जो है सनेट्स लिखे थे, और इनको जो है राइवल पोएट ऑफ शेक्सपियरियन सनेट बोला जाता है। मिडल्टन भी ड्रामेटिस्ट थे, बट सनेट से इनकी राइवलरी ऐसा कुछ नहीं थी। हेवुड ने भी कुछ एज सच प्लेज लिखे हैं सबसे ज्यादा जैकोबियन एरा में, बट राइवल पोएट, और जॉन क्लेयर तो वैसे भी क्या है, जो है हम कह सकते हैं इनको पीजेंट पोएट वाली कैटेगरी में जाएंगे। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश एलिजी? जल्दी से आइए, फादर ऑफ इंग्लिश एलिजी, 5 स्टार क्वेश्चन हैं सारे। इंग्लिश एलिजी का फादर किसको कहेंगे? 4 ऑप्शंस दिए, मिल्टन, स्पेंसर, ग्रे और ड्राइडन। फटाफट। तो गाइज आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे को इंग्लिश एलिजी का फादर कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम द कॉलर एक्सप्रेसिंग अ स्पीकर्स रिबेलियन अगेंस्ट रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स? जो लोगों को धार्मिक बंधनों में जबरदस्ती बांध दिया जाता था, उसके विरोध में एक विद्रोही कविता, धर्म की कुरीतियों के विरोध में, किसने लिखी? द कॉलर। जल्दी से एक ऑप्शन ऑप्शन मार्क करें। ठीक है, आंसर बता रहा हूँ गाइस, आंसर है हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्ट ने द कॉलर लिखी है। द कॉलर एक्चुअली जो क्लर्जीमैन होते थे, उनकी जो क्लर्जीमैन की जो शर्ट्स होती थी, उनका जो वाइट कॉलर होता था, वाइट कॉलर, बल्कि वहां से वाइट कॉलर और जो है ब्लू कॉलर जॉब और वाइट कॉलर जॉब भी चली है ना, वहीं से चला है ट्रेंड। तो वाइट कॉलर जो है उसको रेफर करता है। पैसेज आ गया भाई, पैसेज फटाफट पढ़ो तो जरा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जल्दी से एक सांस में पढ़ डालो फटाफट।
ठीक है, पढ़ लिया सबने? ठीक है, तो आंसर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, द पीपल हु आर फ्लाइंग ओवरहेड आर कॉल्ड हाईली सिविलाइज्ड बिकॉज। जल्दी से आ जाओ। द पीपल हु आर फ्लाइंग ओवरहेड आर कॉल्ड हाईली सिविलाइज्ड बिकॉज। ठीक है, अब आपने पैसेज पढ़ा होगा। तो दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, बी हो गया। 39, द पर्सन हु सक्सीड्स इन किलिंग द ऑथर। ऑथर विल हो गए, ऑफ। द पर्सन हु सक्सीड्स इन किलिंग द ऑथर विल। 39, पैसेज फिर से ले रहा हूँ आपके सामने। पैसेज की वो कर लो। ठीक है, तो आंसर बता रहा हूँ उसका। द पर्सन हु सक्सीड्स इन किलिंग द ऑथर विल बी विदाउट एनी रिमोर्स। बी इसका आंसर हो गया 39 का। ठीक है, 49 40 में आते हैं। द रीजन वाई दे आर ट्राइंग टू किल द ऑथर इज दैट। द रीजन वाई दे आर ट्राइंग टू किल द ऑथर, जल्दी से देखो। So the answer is, of course, because in the passage it is given that they have an assigned job. क्योंकि उनको एक असाइन जॉब है, वो एक्चुअली अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं और वो ऑथर दूसरी कंट्री का है, तो इसलिए उनको कर रहा है। इन दिस पैसेज द ऑथर अज्यूम्स दैट डूइंग वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री। तो इसका आंसर बता रहा हूँ, जल्दी से कर लो। क्या? Doing one's duty to one's country is actually exonerates a person of his act of killing. एक्चुअली ऑथर ऐसा मानता है कि अपने देश सेवा करने से आदमी जो किसी को मारने का जो उसका एक्ट है, जो कृत्य है, जो कार्य है, उससे वो मुक्ति पा लेता है। यानी कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को मार रहा है और इसको हम देश सेवा कह रहे हैं, तो इससे वो अपने पाप से मुक्ति पा लेगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड टू द वेज ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। ऑथर का एटीट्यूड क्या है सिविलाइज्ड सोसाइटी को लेकर इस पूरे पैसेज में। ये गलत नहीं होना चाहिए, अगर ये गलत हो गया तो इसका मतलब आपने पैसेज को गलत समझा है। जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, मार्क कर दिया। अब मैं आंसर बता रहा हूँ। एक्चुअली ऑथर का एटीट्यूड क्या है ना, सरकास्टिक है, व्यंग्यपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर वो सामने से कह रहा है सीधा सीधा कि जैसे कि मैं कह रहा है, जैसे जब मैं लिख रहा हूँ तो कुछ हाईली सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स जो मेरे सर के ऊपर उड़ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू किल मी। ठीक है, तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि व्यंग है उसमें। चलो, अब फटाफट वन वर्ड में आ जाओ। A land fit for growing crops is called as। A land fit for growing crops, चार ऑप्शन है।
चलिए आंसर बता रहा हूँ। एरेबल, आंसर नोट करेंगे सारे बच्चे, एरेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन। टी छोटा होगा इसमें। थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन। ओके, तो आंसर बता रहा हूँ इसमें। जब थ्रो का मूवमेंट आया है तो मूवमेंट करने में कहीं ना कहीं आंसर में क्या होगा, जो है किसी चीज से अप से डाउन में डस्टबिन के अंदर डाल रहा है उसको, तो मूवमेंट में इनटू होता है, तो इसका आंसर है इनटू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन से। क्वेश्चन 45। गुड नाइट स्वीट बेबी एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग thee to thy rest. Which figure of speech? देखो इसमें क्या है ना, देख लेंगे सारे बच्चे। इसमें क्या है कि जैसे फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू द रेस्ट, इस तरीके की इमेजिनेशन का यूज किया गया है, तो इसमें इमेजरी होगी इसका आंसर, इमेजरी। मेटाफर, एक्चुअली ये मेटाफर और इमेजरी में ज्यादा इमेजरी है, क्योंकि फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स और इस तरीके की बातें कर रहा है ना उसमें, तो इमेजरी है। एल्यूजन है नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, सिमिली लाइक इसका यूज नहीं है। ठीक है, तो मेटाफर और इमेजरी में इमेजरी ज्यादा इसका जो है लॉजिकली वो है, क्योंकि इमेजेस क्रिएट कर रहा है एंजल्स की, उनकी फ्लाइट्स की, तो इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन 46 तो क्लासिकल सेंटेंस है। राकेश लाइक यू वर्क डे एंड नाइट। लाइक का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, 5 सेकेंड का टाइम। ओके, टाइम ओवर गाइस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली लाइक जनरली क्या होता है, जैसे वर्ब भी हो जाता है, जैसे हम कहते हैं आई लाइक यू, या इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है वो, राकेश लाइक यू, राकेश तुम्हारी तरह ही जो है डे एंड नाइट काम करता है। तो वर्क यहाँ पर जो है ये वर्ब है, और ये लाइक जो है यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो लाइक जो है यहाँ पर यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट है, और राकेश क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन पैदा कर रहा है, और एक तरीके से नाउन से पहले आया या प्रोनाउन से पहले आया, ऑब्जेक्ट से पहले, तो इसलिए प्रेपोजिशन होगा। वर्ब ये हो नहीं सकता, मैंने बताया। और एडजेक्टिव है नहीं है, किसी की क्वालिटी थोड़ी बता रहा है। एडवर्ब भी नहीं है ये। नाउन एडवर्ब क्या बताता है आपका, जो है वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, तो वो भी नहीं है। तो इसलिए रिलेशन बता रहा है सिंपली यू का राकेश से, तो इसलिए ये प्रेपोजिशन है। क्वेश्चन 47। स्कार्सली हैड ही गॉन एंड अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। तो स्कार्सली के साथ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, देन, व्हेन, बट और स्टिल। ठीक है, जल्दी से कर दीजिए, अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, 4। तो साथियों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है स्कार्सली। हमेशा आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू लेता है व्हेन, स्कार्सली अपने साथ व्हेन लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। नीदर ऑफ द कॉम्बेटेंट्स डैश एबल टू विन अ डिसाइसिव विक्ट्री। चलो 48 फटाफट।
ओके आंसर बता रहा हूँ, नीदर ऑफ द कॉम्पिटेंट्स। कॉम्पिटेंट्स होते हैं जो लड़ाई करते हैं, तो उसका आंसर होगा वॉज। ठीक है, वॉज हो जाएगा, वॉज एबल टू विन। देखो नीदर अपने साथ जब नाउन प्लूरल लेता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेता है, और हैव के साथ फिर बीन भी देना पड़ता है, पैसिव फॉर्म है, और ये तो प्लूरल ही हो गया, आर और वर। ठीक है, इसीलिए वॉज हो जाएगा। नो सूनर हैड ही रिटर्न डैश ही वाज ऑफ अगेन। ओके आंसर बता रहा हूँ गाइस, तो नो सूनर एनएसटी मैंने आपको याद कराया था, तो उसका आंसर देन होगा। और फिर लास्ट, द पुलिस मस्ट नो, आपको नाउन क्लॉज डालना है। जल्दी से कर दीजिए, 4 ऑप्शंस। ओके सो गाइस आंसर बता रहा हूँ, द पुलिस मस्ट नो, क्योंकि मस्ट है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, नो कह रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिविंग वर्ड आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म लगेगा, वेयर ही हैज बीन लिविंग। वेयर के साथ आप ही हैज बीन लिविंग कर देंगे, तो इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा ताबड़तोड़ ग्रुप आपका मॉक टेस्ट सी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से सारे बच्चे अपने मार्क्स ही बताएंगे मुझे।